हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द ट्रूथफुलनेस एंड फेथफुलनेस ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग को आंसर राइटिंग पर बात करनी है। पिछले क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग सीखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक कि मैं डायरेक्ट उस पर आ जाऊं और आपको बताना शुरू कर दूं कि फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग क्या हैं, और फिर धीरे धीरे उन फैक्टर्स को डेवलप करें और उसके बाद क्वेश्चंस को लेकर कंप्लीट फ्रेमिंग शुरू करें, हम लोग वहां तक पहुंच जाएं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि पहले हम ये तो समझ लें कि हम किसके लिए आंसर राइटिंग सीखने जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में हमको बैठना है वो किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, उसके नेचर क्या है। तो उन क्वेश्चंस के नेचर को समझ लें, इस चीज़ को समझ लें जैसे कि अब एक युद्ध होता है, आपको कहीं युद्ध करने जाना है, तो आप दुश्मन के बारे में पहले से जानकारी ले लो। उस चक्रव्यूह की जानकारी ले लो जिस चक्रव्यूह में जाके आपको युद्ध करना है। या मान लीजिए आप कोई नई जगह घूमने जा रहे हैं, तो एक तरीका है कि आप वहाँ जाइए और सीधा आप घूमना शुरू कर दीजिए जगह रैंडम तरीके से। और एक तरीका ये भी है कि आप पहले उस जगह की थोड़ी जानकारी ले लो कि कहाँ पे कौन-सा जगह है जो मुझे घूमना है। तो होगा क्या, आप एक प्रोसेस में घूम पाओगे, नहीं तो पता चला कि एक नॉर्थ में है आपको घूमना है, दूसरा साउथ में, एक ईस्ट में, वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ में 2 लोकेशंस हैं, साउथ में 2 लोकेशंस हैं। तो अगर आपने सर्च नहीं किया, आपको पता नहीं है कि कौन-सा नॉर्थ, कौन-सा साउथ में है, तो हो सकता है पहले आप नॉर्थ वाले में चले जाओ, फिर साउथ वाले में पहुँच जाओ और फिर से आपको नॉर्थ वाले में जाना पड़े, फिर साउथ में आना पड़े। लेकिन आपने पता कर लिया था तो आप क्या करते? पहले नॉर्थ वाले ही दोनों घूम लेते, फिर साउथ में दोनों आते, या पहले साउथ वाले दोनों घूम लेते, फिर जाके एक साथ नॉर्थ वाले घूम लेते। मतलब कि जिससे आपको लड़ना है, उसके बारे में आपको पहले से जानकारी हो कि मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो किससे होना है। किस तरह के यहाँ अगर बात करें यहाँ पे, तो किस तरह के क्वेश्चन से मेरा कंपटीशन होना है, उसके नेचर को समझ लें। तो मैंने दूसरे तरीके को चुनते हुए ये कहा था कि मैं अगर खुद को ये सिखाऊँगा तो इस तरीके से सिखाऊँगा, तो मेरा धर्म है कि अगर मैं आपको सिखाऊँ, तो आपको भी उसी तरीके से सिखाऊँ। तो हम लोग दूसरे पैटर्न पर चल रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि अब हम लोग अलग-अलग जीएस के पेपर्स जो हैं, उसके अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर जो 2023 मेंस के क्वेश्चंस आए हैं, उनको ले लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या नेचर है उनका, ताकि जब मैं आपको फैक्टर्स ऑफ आंसर राइटिंग आगे चल के बताऊँ इनके एनालिसिस के बाद, तो आप उन पर यकीन कर सकें। अब अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको पावर ऑफ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कह दिया, तो क्या आप ऐसे ही मान लेंगे कि अरे, तो आप हो सकता है यहाँ पे सोचें कि पावर ऑफ एनालिसिस की क्या ज़रूरत है? बस इस तरह से फ्रेमिंग हो जाए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूज़न क्या होता है, उसको कैसे से लिख सकें ये बता दें। लेकिन अगर आपने नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखा है, तो आपको लगेगा कि हाँ, वहाँ पे इस तरह से सोचने की ज़रूरत थी, पावर ऑफ एनालिसिस की ज़रूरत थी, कॉमन सेंस की ज़रूरत थी, इस एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत थी, तो आप उस पर ज़्यादा विश्वास कर सकेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने ये सब बताने के बाद हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी लिया था, जीएस 1 का 2023 मेंस का, और मैंने आपको दिखाया था कि यूपीएससी देखिए किस तरह से पूछ रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग हिस्ट्री में कुछ जो आगे के क्वेश्चंस हैं, उन पर आज बात करेंगे। उनके नेचर को समझकर हमें यूपीएससी के माइंड को समझना है, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, ताकि हम उसके डिमांड के अनुसार खुद को तैयार कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली आपको वही एग्ज़ाम देना है जो यूपीएससी कंडक्ट करेगा। वो जैसे क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, आपको उसके डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम उस डिमांड को समझ लें। आइए आगे चलते हैं।
दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए ये पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन their approach towards education and nationalism। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें पर्सनालिटीज लिखा हुआ है। हिस्ट्री में एक पर्सनालिटीज रिलेटेड भी टॉपिक है, तो ये वहाँ से आया है। पहले तो आपको ये देख लेना है कि किस सेक्शन से आया है, और उस सेक्शन पर अब ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर रहा है, ताकि जब आप उस सेक्शन पर तैयारी करो अपना, तो इस तरह से कर सको जैसे यूपीएससी की डिमांड। एक तो है कि आपने टॉपिक देखा, उस पर जो मिला आपने पढ़ लिया, और एक तरीका क्या है कि यूपीएससी उस टॉपिक को पे क्या चाहता है आपसे, कि आप उसको किस तरह से समझो और पढ़ो, किस तरह से उसको पढ़ो, समझो, देखो और सीखो। यूपीएससी क्या चाहता है, एक वो तरीका है। तो आपको तो इसी पे जाना चाहिए कि यूपीएससी क्या चाहता है। तो उस सेक्शन पर, पर्सनालिटीज पर, यूपीएससी इस तरीके से चाहता है कि आप तैयार करो। एक तरीका क्या होगा, अगर आप यही नहीं जानेंगे तो आपने महात्मा गांधी को पढ़ लिया, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ लिया, जो भी मिला वो पढ़ लिया, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। एजुकेशन और नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या माइंडसेट था, क्या डिफरेंस था। मतलब कि वो चाहता है कि आप उनके पर्सनालिटीज, क्वालिटीज पर सोचो। जब भी आप इन टॉपिक्स पर, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ो, तो सिर्फ जो दिया है वही नहीं, उसके बियॉन्ड जाके थोड़ा सा आप उनके नेचर पर थोड़ा सा रिसर्च करो। इन द सेंस कि खुद सोचो बैठ बैठ के जरा सा कि वो इसमें ऐसा करते तो क्या करते, ऐसा करते तो क्या करते। अगर आपको यहाँ पे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का नेचर पता हो कि दोनों किस नेचर के थे, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके नेचर के आधार पर ये बता दोगे, कुछ पॉइंट्स ले आओगे कि एजुकेशन और नेशनलिज्म के बारे में उनके क्या ख्याल हो सकते हैं, और फिर आप आंसर तक भी धीरे धीरे पहुंच जाओगे। तो स्ट्रक्चर पर बात करेंगे ही हम लोग। अभी बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यूपीएससी के माइंड को, कि वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है, प्रैक्टिकल लाइफ से। वो चाहता है कि आप अलग तरीके से सोचो। वो बुकिश क्वेश्चंस नहीं पूछता। बुक से बस वर्ड्स आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या उसको चाहिए, आंसर जो है, आपसे से जो वो आंसर चाहता है वो बुकिश नहीं होगा। तो इस तरह के नेचर्स आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ में, आप हैं, आपके दोस्त, या फिर आपके घर में आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं। तो क्या आपके पापा मम्मी के नेचर बिल्कुल सेम है, या दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो अगर आपसे कोई बाहरी पूछे कोई एक सवाल और कहे कि आपकी मम्मी इसका क्या जवाब देंगी और आपके पापा इसके बारे में कैसा जवाब देंगे, तो आप ये किस आधार पर कहोगे। कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि अगर आप बताइए कि आपने सिगरेट पी लिया, तो अब बताइए कि आपकी मम्मी क्या करेगी, और मम्मी आपको इस बारे में क्या कहेगी, और पापा क्या कहेंगे। तो आप ये किस आधार पर कहोगे, कि क्या इस आधार पर कि आपने कभी उनसे पूछा है कि मम्मी अगर मैं सिगरेट पी लूँ तो तुम क्या कहोगी, या पापा मैं सिगरेट पी लूँ तो आप क्या कहेंगे। क्या आपने बैठ के कभी सवाल का जवाब पूछा है? नहीं। किस आधार पर आप इसका जवाब ढूंढोगे और कहोगे। आप उनके नेचर को जानते हो। कि हाँ, हो सकता है मम्मी मुझे प्यार से समझा दें, थोड़ा बहुत डांट फटकार दें, और पापा हो सकता है कि जम के सुताई करें, मेरा डंटा वंटा ले के दौड़ा दें, हमको घर से बाहर कर। तो डिपेंड करता है कि आप नेचर को जानते हो, या उल्टा भी हो सकता है।
पापा ही समझाएं, मम्मी ही डांट फटकार शुरू मार शुरू कर दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है उनका, तो आप उसी आधार पर आंसर दोगे। तो यूपीएससी भी वही चाहता है, इसी तरह का माइंड चाहता है वो आंसर देने के लिए, बुकिश और रट्टा मार नहीं। तो समझ रहे हैं कि वो किस तरह से आपसे तैयारी करवाना चाह रहे हैं, किस तरह से आपको स्किल डेवलप कराना चाह रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world. ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जब रेलवेज आई, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़े, कहाँ, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आप ये बताइए कि आप ये पढ़ने जाएंगे किताबों में कि अमेरिका, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका या दुनिया की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं, सब जगह एक एक को पकड़ के आप चलेंगे कि यहाँ पे इन रेलवे आई तो क्या हुआ, यहाँ पे रेलवे आई तो क्या हुआ, यहाँ पे रेलवे आई तो क्या हुआ। क्या यूपीएससी ये आपसे चाहता है? देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अगर ऊपर से आप सरफेस सरफेस पर देखेंगे तो यही समझ में आएगा। यूपीएससी तो यही चाह रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा रेलवे के आने से। पकड़ो भाई अमेरिका को, पकड़ो अर्जेंटीना को, पकड़ो ब्राज़ील को, पकड़ो साउथ अफ्रीका को, पकड़ो इंडिया को, और बताते चलो सब। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और वो किस तरह से वहाँ जो उसमें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वहाँ से ये आया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही परिणाम था रेलवे, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए उस सेक्शन पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वाला सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वहाँ पे किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर, क्या अब आपका माइंड सेट चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि आप बुकिश में जाके इस तरह से देखो, वो क्या चाहता है कि आप बस ये समझो कि रेलवेज का मतलब क्या। रेलवेज अगर आएगी, आप घर का ही बात, अपने एरिया का बात कर लो, आपके घर से के आगे अगर सड़क बना दिया जाए तो आपको क्या बेनिफिट होगा। आपके एरिया में रेलवे नहीं है, रेलवे बना दिया जाए तो आपका क्या सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपने आसपास समझ लो और उसको पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई कर दो। तो इस तरह से समझ, आप देख रहे हैं सिर्फ समझ के आधार पर किस तरह से आपको किस सेक्शन पर, तो अलग अलग सेक्शंस पर हमें समझना है कि यूपीएससी किस तरीके से पूछ रहा है, ताकि जब आप स्टडी भी करो तो उसी पैटर्न पर करो। और साथ में जब हम लोग स्किल सीखेंगे आंसर राइटिंग के आगे चल के, तो वो तो इस पैटर्न पर सीखेंगे ही सीखेंगे, ताकि नॉलेज ना भी हो तब भी आंसर किया जा सके। नहीं पता है हमें रेलवेज के आने से क्या हुआ, कोई बात नहीं। दुनिया में क्या हुआ कुछ नहीं पता, नहीं पढ़ा हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कोई बात नहीं। अपने आसपास की स्थिति हम जानते हैं, मेरे घर के आसपास क्या है, मेरे डिस्ट्रिक्ट की स्थिति क्या है, ऐसे ही सोच लेंगे यहाँ पे रेलवे ले आएंगे तो क्या होगा। इसी को तो स्किल कहते हैं। वहीं से पॉइंट्स ढूंढ के निकाल लेंगे आंसर का। आगे देखते हैं। What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो वैदिक काल पर नहीं पूछ रहा है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है वो ना समझ पाए, तो वैदिक सोसाइटी पर लिखना शुरू कर दें, वैदिक रिलीजन पर लिखना शुरू कर दें। वो बहुत ऐसा करते हैं, मुझे आंसर्स पढ़ने को मिलते हैं ऐसे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप वैदिक काल जो आपने पढ़ा है उस टाइम की सोसाइटी को आपने समझा है या नहीं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस वो वैदिक काल से पूछ रहा है। समझना पड़ेगा आपको अलग अलग पीरियड पे किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। कि वो चाहता है कि आप वैदिक काल के चरित्र को समझो, उसका रिलीजन जो रहा है उसको समझो आप, और कह रहा है कि उसको आप अभी के टाइम में वो कैसे देखने को मिल रहा है, वही सब चीज़ उसे आप बताओ।
वो फीचर्स को आप बताओ कि अभी के टाइम में उस टाइम का जो चीज़ें थी वो अभी कैसे देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ तो वो लोग पेड़ों, नदियों की पूजा किया करते थे। क्या आज आपको नहीं दिखता है? बहुत जगह पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। आपको नहीं पता उस टाइम का की बातें, वेद आपने पढ़ा, ऐसे ही सोच सकते हैं ये तो पुराने ज़माने की बात है। वेदों में सैक्रिफ़ाइस हुआ करते थे, चीज़ें हुआ करती थी। मतलब उस समय पूजा-पाठ रिलीजन की बात पूजा-पाठ रहा होगा, वैदिक तो आपने देखा यहाँ से आपने पकड़ लिया रिलीजन, पूजा-पाठ रहा होगा, वेद हिंदू धर्म का है। फिर अगर पूजा-पाठ है तो सोसाइटी भी उस टाइप की होगी, पूजा-पाठ में क्या होता है लोग मिले-जुले रहते हैं। तो आप ऐसे सोच के अपने आस-पास सोच लोगे कि पूजा-पाठ में मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से आप पकड़ के एलिमेंट्स को ले आओगे। तो इस तरह से आपको जो जब पढ़ाई भी करनी है, तो उसको आपको क्या कहते हैं अपने आस-पास घटते हुए देखना है। आस-पास देखना है कि यहाँ से कैसे चीज़ें पकड़ी जाएँगी, ऐसी कैसे चीज़ें पकड़ी जाएँगी। यूपीएससी इस तरह के ही माइंड को चाह रहा है। उसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। वो वैदिक सोसाइटी और रिलीजन पर नहीं पूछ रहा है। उनके रिलेवेंस को अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहा है। मतलब कि आपको लाइफ़ के साथ जोड़ के चलाना चाह रहा है। उस तरह का माइंड आपसे चाह रहा है कि आप इस तरह से आंसर राइटिंग करो। इसी तरह से आपको सीखना पड़ेगा। मैं इस तरह से क्यों इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि जब हम लोग स्किल डेवलपमेंट शुरू करें, फॉर्मली उस पर बात करना, एक-एक फैक्टर्स पर बात करना शुरू करें, तो आपके ध्यान में ये चीज़ें रहें कि हाँ, ये डिमांड है यूपीएससी की, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आगे और बातें करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।